कि जब प्रदेश का मुद्दा है और बीजेपी की तरफ से लगातार कहीं से स्पोर्टिव बयान आ ही नहीं रहा है। सांप के गले में कुड़किल्ली फंस गई है, ना इसको निगल सकते हैं ना इसको उगल सकते हैं। जितनी आप लोगों के खिलाफ नेगेटिविटी थी अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं ब्रेक लग रही है। ये भी सच्चाई है कि लोग आपकी सरकार को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इनकी कोशिश यही है कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है इसको किसी ना किसी से जो है वो गिराया जाए। इसी की श्रृंखला की पहली कड़ी थी कि इन्होंने किया ऑपरेशन लोटस। हर राज्य में ये सफल हुए, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मार खाई तो हिमाचल प्रदेश में। और सोने पे सुहागा विश्व गुरु हिमाचल प्रदेश आए, क्या उनकी भी बात का कोई मोल नहीं? 1500 करोड़ जो आपदा के हिमाचल को बोले हुए हैं वही अगर वो पैसा नहीं दे रहे तो क्या हम ये कैसे मान लें कि ये सारी जो श्रृंखला के जो 5 कड़ियां मैंने आपको बताई ये कोइंसिडेंस है? ये कोइंसिडेंस नहीं है। आर्थिक हालात बिगड़े हैं, उसमें आप लोगों ने भी तो कैबिनेट रैंक बांध दिए, जो कुछ नहीं थे लोग उनको भी बना दिया। मुझे हिमाचल भवन में 100 रुपए का कमरा मिलता था, अब जो साधारण एक नागरिक जो है जो वो किराया देता है मैं भी वही किराया देता हूं। मैं वहीं पे थोड़ा सा टोकूंगा आपको। अब आप लोग तो आके विधानसभा में बिल लगा देंगे, आम आदमी कहां से बिल कटवाएगा? टूरिज्म की आमदनी जो है वो 78 करोड़ से बढ़कर 103 करोड़ एक साल में जंप कर गई। इस महीने सैलरी नहीं गई आपकी टूरिज्म की? मेरा ये मानना है सरकारों का काम होटल चलाना, ढाबे चलाना, रेस्टोरेंट चलाना नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, इससे निपटना जो है वो ज्यादा जरूरी है। बीजेपी शरेआम चुप बैठी हुई इस मसले पे, आरडीजीपी के मसले पे चुप। बिल्कुल। आप लोग अगर आरडीजीपी मसले पे बोल रहे हैं तो यूजीसी पर आप भी चुप हैं। बिल्कुल। मैं इसकी साइड उसकी साइड या किसी की साइड नहीं ले सकता, लेकिन हम एक सच्चाई तो हम जो है उसका तो बयान कर सकते हैं। यूजीसी वाले मसले पे सच्चाई नहीं, व्यवस्था परिवर्तन तो अब सत्रों में भी नजर आने शुरू हो गया। बिल्कुल। इस जो मौजूदा 3 दिन का सत्र है इसमें तीया पांचा होता हुआ नजर आ रहा है दूसरे दिन तो। सत्ती जी ने एक बार जो है विधानसभा के अंदर बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया था कि आपके जो खिंद है उसमें अगर जूं पड़ जाए, ठीक है। हाँ, मेरे हिसाब से आरडीजी को बंद करना एक आर्थिक आतंकवाद का एक रूप है कि आपने धन्यवाद नहीं किया इसलिए आरडीजी बंद की, आपने ये नहीं किया इसलिए आरडीजी बंद की, और फिजूल खर्ची का आप जो ठीकरा हमारे ऊपर ठोक रहे हैं जहां पर पैसा ही सिर्फ 17,000 करोड़ मिला 3 साल में। ये सवाल सीधा सीधा बीजेपी के खाते में रहता है, तो बीजेपी भी इस मुद्दे पर अपनी राय बताए कि 54,000 करोड़ रुपया या 70,000 करोड़ रुपया जिस तरह का जिक्र हो रहा है वो पैसा कहाँ गया? लगता है कि अब बजट में बहुत सारी कटौतियां हो जानी है और शुरुआत घर से ही होगी। नहीं, हमने ऑथराइज कर दिया। मतलब ये आप माने कि पुलिस वालों की जान भी छूटेगी जो आप लोगों के साथ उनकी एस्कॉर्ट गाड़ियां जो घूमती रहती। अगर आप इतने ही काबिल थे कांग्रेस के तो आज इकट्ठे थे आप, तो सुधीर शर्मा और आशीष शर्मा ये दोनों इकट्ठे निकले थे, तो कुछ तो ना कुछ कमियां बीजेपी ने अपनी पूरी की है। आप में कुछ कमियां थी जो बीजेपी इसका फायदा उठा गई। इन्होंने क्या किया कि ऑपरेशन लोटस के थ्रू 3 या 4 जो है वो उन्होंने ले लिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से सुधीर शर्मा जी ने सवाल किया और दोनों भाइयों की ना जो स्माइल था आसपास में वो बड़ा जबरदस्त था। तो मसला ज्यादा खींचा नहीं जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ खींचता है, तो वो तार तो अभी कहीं ना कहीं जुड़े होंगे ना। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आरडीजी का मसला बहुत ज्यादा उलझा हुआ है और पिछले 2 दिन से जो सत्र है वो आरडीजी के आसपास ही घूम रहा है और नेताओं की भी चक्कर घिनी घूमी हुई है। और कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी साथ नहीं दे रही। और हम भी शिमला में, मेरे साथ विशाल हैं। तो आज मैंने भवानी सिंह पठानिया इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप कॉर्पोरेट जगत के भी खिलाड़ी रहे हैं तो जरा एक बार इस मुद्दे पे बात हो जाए। तो भवानी, आपके साथ इसी मुद्दे पे आ रहा हूं मैं कि आखिर है क्या कि जब प्रदेश का मुद्दा है और बीजेपी की तरफ से लगातार कहीं से स्पोर्टिव बयान आ ही नहीं रहा है, तो ये पॉलिटिक्स हो रही है या फिर सच में जरूरत है? रिसोर्सेज तो जरूरत है, ये मैं मानता हूँ कि करना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिकल रवैये पे बात करूंगा। देखिए, पॉलिटिकल रवैया तो इस प्रकार है कि भारतीय जनता पार्टी अब एक पॉलिटिकल पार्टी तो बची नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप ये देखिए कि 1 या 2 व्यक्ति हैं जो कि इस पार्टी को चलाते हैं और उनका जो एक बार फरमान हो जाता है वो बाकी सबको मानना पड़ता है। अगर कोई पार्टी लाइन से बाहर जाता है तो या तो उसकी टिकट काट दी जाएगी या उसको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो इसीलिए जो मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे एमएलए हैं और जो बाकी भी लोग हैं उनकी हालत उस कहावत की तरह हुई है। पहाड़ी की कहावत है कि मतलब सांप के गले में कुड़किल्ली फंस गई है, ना इसको निगल सकते हैं ना इसको उगल सकते हैं। क्योंकि अगर आरडीजी का बंद होने का अगर ये समर्थन करते हैं
तो ये हर एक हिमाचली को ये बता रहे हैं, हर एक हिमाचल वासी को ये बता रहे हैं कि हमने हिमाचल का जो भविष्य है वो हमने गिरवी रखवा दिया। लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान जो है अगले 5 साल में होना है। और अगर ये बोलते हैं कि ये जो है विरोध करते हैं आरडीजी के बंद होने का, तो उनको पता है कि या तो उनकी टिकट कट दी जाएगी या इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल से अपने आप को हिमाचली मानते हैं, लेकिन फिर भी हिमाचल के हित की बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया आरडीजी बंद करने का, और इसके खिलाफ उनके मुंह से अभी चूं भी नहीं निकल पा रही है। नहीं, अगर पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की बात होती है तो कांग्रेस तो अभी एक सिंपैथेटिक फैक्टर आ गया कांग्रेस के हिस्से में कि जितनी आप लोगों के खिलाफ नेगेटिविटी थी, अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं ब्रेक लग रही है। ये भी सच्चाई है कि लोग आपकी सरकार को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब सामूहिक तौर पर ये मुद्दा बन गया तो ये फाइनेंशियल रेप होने की कंडीशन में चुप्पी क्यों? देखिए, अब आरडीजी के पीछे एक समझना बड़ा ज़रूरी है कि आरडीजी शुरू क्यों हुई, किस लिए की गई, और आज जो बंद की उसके पीछे भावना क्या है। सबसे पहले 1952 के अंदर जब ये संविधान हमारा बन रहा था, और मैं मतलब सलाम करना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा उन संविधान के निर्माताओं को जिन्होंने वो सारी कंडीशंस के लिए पहले ही जो है प्रावधान करके रखा था। तो उस समय हुआ क्या कि जब हिंदुस्तान का गठन हुआ, लगभग 550 राजा महाराजाओं की रियासतों को मर्ज करके 4 टाइप की जो है वो स्टेट्स बनाई गई, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। उन स्टेट्स को जो जब बनाया गया तब ये देखा गया कि हर स्टेट जो है, हर राज्य जो है वो दूसरे राज्य से भिन्न है। किसी राज्य में जो है कोयला ज्यादा है, किसी राज्य में जो बाकी खनिज पदार्थ ज्यादा है, किसी राज्य के पास जो है बंदरगाह है, किसी राज्य के पास जो है वाटर रिसोर्सेज हैं, तो रेवेन्यू है उनके पास। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर साफ दिखता था कि इनका रेवेन्यू तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन जो उन राज्यों के अंदर जो लोग रहते हैं जहां रेवेन्यू नहीं है, क्या उनकी आकांक्षाएं, क्या उनकी अपेक्षाएं जो बड़े राज्यों से कम है? जो इसका आंसर है नहीं। तो जो संविधान गारंटी देता है एक अच्छे लाइफस्टाइल की, एक अच्छे जो फंडामेंटल राइट्स की, वो हिमाचल प्रदेश को भी उतनी है जितनी महाराष्ट्र को है, जितनी केरल को है, जितनी कर्नाटक को है। लेकिन हमारे खर्चे ज्यादा हैं और हमारी आय के स्रोत कम है। तो जब हमारे आय के स्रोत कम है तो इसका मतलब क्या है कि क्या हम अपने लोगों को फैसिलिटी ना दें? संविधान के निर्माताओं ने यह कहा कि नहीं, जो फैसिलिटी एक बड़े राज्य को या संसाधन संपन्न राज्य को मिलती है वही छोटे राज्य को भी मिलनी चाहिए। हाँ, आपकी आय उतनी नहीं है तो जो आपका खर्चा है और जो आपकी आय है, इसके बीच का जो गैप है उसको केंद्र सरकार जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है वो फंड करेगी। ये सबसे बड़ी बात, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा आएगा, बिल्कुल वहां से इसकी फंडिंग होगी। और सेक्शन जो है आपका 280, ये सेक्शन 280 में क्लियरली लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन का गठन होगा, और वो फाइनेंस कमीशन जो है ये रिकमेंडेशंस देगी कि खर्चे के हिसाब से कौन से राज्य को और किस राज्य को किस प्रकार से सहायता मिलनी चाहिए। आरडीजी उसका भाग है। अब आरडीजी जो है वो बंद कर दी। अब आरडीजी बंद क्योंकि इसके पीछे भी बड़ी मतलब एक बहुत मुझे ये लगता है कि एक दुर्भावना के उससे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनकी आंखों में हिमाचल प्रदेश जो है कहीं ना कहीं खटकता है। इनका मिशन था कि किसी न किसी तरीके से जो है हिंदुस्तान को कांग्रेस से मुक्त करें। जब हिंदुस्तान को कांग्रेस से मुक्त नहीं कर पाए तो इन्होंने बोला कि चलो नॉर्थ इंडिया को कांग्रेस से मुक्त करते हैं। उसके बीच में हिमाचल आ गया। इनकी कोशिश यही है कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है इसको किसी न किसी से जो है वो गिराया जाए। इसी की श्रृंखला की पहली कड़ी थी कि इन्होंने किया ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस किया। ऑपरेशन लोटस इन्होंने बाकी राज्यों में भी किया। महाराष्ट्र के अंदर हुआ, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, बाकी राज्यों में हुआ। हर राज्य में ये सफल हुए। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मार खाई तो हिमाचल प्रदेश में। उससे हुआ क्या कि इनका गुस्सा और बढ़ गया। जब इनका गुस्सा बढ़ा तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बोला कि अब अगर हिमाचल को मारना है तो आर्थिक रूप से हिमाचल को मारना शुरू करो, जिससे त्राहिमाम मच जाए कि ये सरकार जो अच्छा काम नहीं कर रही। और इसी कड़ी में इन्होंने जो है 5 और जो एक्शन लिए। पहला एक्शन इन्होंने दिया, इन्होंने मनरेगा बंद कर दिया। अब ये बोलते हैं कि मनरेगा हमने बंद नहीं किया। ये मनरेगा एक किस्म से बंद आप समझिए, क्योंकि अब सेंट्रल स्टेट का शेयर इन्होंने 10% और इन्होंने कर दिया है 90%। इसका मतलब ये है कि हिमाचल जैसा राज्य जिसको लगभग 6,000 करोड़ जो है वो मनरेगा के लिए मिलते थे आपका काम करने के लिए, पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन था वो केंद्र सरकार से आता था। अब जो इनकी नई स्कीम है, उस नई स्कीम में 6,000 करोड़ अगर मुझे लेने हैं तो 600 करोड़ जो है हमको देना पड़ेगा। हम कहां से देंगे? ये पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या की कि आरडीजी बंद कर दी। आरडीजी बंद करने का मतलब सिंपल ये है कि 10,000 करोड़ के आसपास का हर साल का आपका जो है वो इसमें आपका नुकसान होना शुरू हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ी चोट जो पहुंचाई है, ये पहुंचाई इन्होंने हमारे बागवानों पे और इन्होंने हमारे किसानों पे।
ट्रंप ने जबरदस्ती पता नहीं क्या डर दिखाकर, क्या वो दिखाकर एक ट्रेड डील जो है वो साइन कर ली। उस ट्रेड डील में टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर जितने भी थे सेब के ऊपर और बाकी हमारे अनाज जैसे सोया हो गया और बाकी वो जो हट गए। अब जब वॉशिंगटन एप्पल 70 रुपए का यहां पर लैंड करेगा तो हमारे कोटगढ़ का कोटखाई का सेब जो है ये 100-125 रुपए पे कहां से बिक पाएगा। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो पेड़ हमने लगाए हैं कुल्हाड़ी से अब हमको काटने पड़ेंगे। तो तीसरा कुठाराघात जो है वो इन्होंने जो है इस ट्रेड डील के रूप में किया। चौथा कुठाराघात ये किया, हमने ओपीएस दी। जब हमने ओपीएस दी, इन्होंने क्या किया, जो हमारी बोरोइंग लिमिट थी, जितना हम लोन ले सकते थे उस पे 1800 करोड़ प्रति वर्ष की कर दी कटौती। ये एक किस्म से फाइनेंशियल चोकिंग है। और सोने पे सुहागा, विश्व गुरु हिमाचल प्रदेश आए, हिमाचल प्रदेश तो नहीं आए, हिमाचल प्रदेश के एक हवाई अड्डे पे आए। वहां पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस करने के बाद बोलते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश की ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये इसके लिए मैं 1500 करोड़ का मैं अनाउंसमेंट करता हूं। आज मुझे लगता है 7 या 8 महीने हो गए हैं। जो अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, जो अपने आप को विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता मानते हैं, क्या उनकी भी बात का कोई मोल नहीं? 1500 करोड़ जो आपदा के हिमाचल को बोले हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वही अगर वो पैसा नहीं दे रहे तो क्या हम ये कैसे मान लें कि ये सारी जो श्रृंखला के जो 5 कड़ियां मैंने आपको बताई, ये कोइंसिडेंस है? ये कोइंसिडेंस नहीं है। आर्थिक रूप से हिमाचल को चोक करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे इनका एक ही इरादा है, और वो इरादा ये है किसी ना किसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को हटाना है। चलिए, यहां तक तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी रख रहा हूं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो आर्थिक हालात बिगड़े हैं, उसमें आप लोगों ने भी तो कैबिनेट रैंक बांध दिए, जो कुछ नहीं थे लोग उनको भी बना दिया। तो क्या उस तरफ कटौती की जरूरत नहीं है कि उनको भी उस तरीके से लिया जाए? क्योंकि पहले तो अगर किसी के गला काटना है तो पहले अपने को भी थोड़े से जख्म देने पड़ेंगे। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। कुछ ना कुछ सरकार को करना जो है वो बड़ा जरूरी है, लेकिन आप ये देखिए कि या तो मैं अपने संसाधन बढ़ाऊं या मैं अपने खर्चे कम करूं, या दोनों के ऊपर काम करूं। दोनों पे जरूरत है। डे वन से हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये इस काम के ऊपर अपना कार्य स्टार्ट कर दिया। जो पहली मीटिंग थी, पहली मीटिंग में इन्होंने क्या किया कि जो एमएलए और जो बाकी एक्स एमएलए हैं, उनका जो हमारा हिमाचल भवन के अंदर, उनका जो बाकी रेस्ट हाउसेस के अंदर डिफरेंस था। मुझे हिमाचल भवन में 100 रुपए का कमरा मिलता था। अब जो लोकल मतलब जो भी व्यक्ति, जो एक साधारण एक नागरिक जो है, जो वो किराया देता है, मैं भी वही किराया देता हूं। मैं वहीं पे थोड़ा सा टोकूंगा आपको। बताइए। अब आप लोग तो आके विधानसभा में बिल लगा देंगे, आम आदमी कहां से बिल कटवाएगा वो जाके? देखिए, ये दो चीजें हैं। वो कहां से आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एक आई वॉश था कि जी हम भी उतने पैसे दे रहे जितने आम आदमी। नहीं, इसका फर्क पड़ता है। इसका फर्क ऐसे पड़ता है कि टूरिज्म की आमदनी जो है वो 78 करोड़ से बढ़कर 103 करोड़ एक साल में जंप कर गई। इस महीने सैलरी नहीं गई आपकी टूरिज्म? देखिए, मैं आपको कदम बता रहा हूँ। वो गई कहाँ पे? जो बढ़ोतरी हुई वो गई कहाँ पे? देखिए, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, मैं कैसे अब मैं बता सकता हूँ इसमें। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो कदम जो मुख्यमंत्री जी ने लिए, सबसे पहला कदम ये था कि पैरिटी लेके आई है कि कोई भी विशेष व्यक्ति नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपके जो बाकी रेस्ट हाउसेज हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस है, आईपीएच के रेस्ट हाउस है, फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस है, इन सब पे ऑनलाइन बुकिंग कर दी गई है। ऑनलाइन बुकिंग का मतलब ये है कि रेवेन्यू अब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। पहले क्या होता था कि जिसकी सरकार होती थी उसके जो करिंदे होते थे वो रेस्ट हाउसेस के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते थे, उनकी आय जो है बिल्कुल शून्य हो जाती थी। इसके बाद क्या किया कि जो अच्छे वकीलों को करके हिमाचल के जो हमारे हित हैं या हमारे जो केसेस हैं, उनकी लड़ाई लड़ी गई। आपको पता है वाइल्ड फ्लावर हॉल का 400 करोड़ हम लेके आए हैं। जेएसडब्ल्यूज की जो है वो उसका केस बात फिर उसको फिर प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा। नहीं, देखिए, जब वाइल्ड फ्लावर हॉल को प्राइवेट सेक्टर में देंगे, इस समय जो आय है वो 2 करोड़ रुपया प्रति एनम की आ रही है। ये आय बढ़कर कम से कम 15 से 20 करोड़ की चली जाएगी। ठीक है। तो मेरा ये मतलब है कि मेरा ये मानना है, सरकारों का काम होटल चलाना, ढाबे चलाना, रेस्टोरेंट चलाना नहीं है। ठीक है। सरकार का काम ये है कि आपने पॉलिसी ऐसी बनानी है जिससे जो भी आप ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसको आप आउटसोर्स कीजिए या इसको प्राइवेट सेक्टर को आप बढ़ावा दीजिए और इनसे रेवेन्यू आप जनरेट कीजिए। उस रेवेन्यू से वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लगाइए जो कि आपका हेल्थ केयर के अंदर, जो कि आपका रूरल इकोनॉमी के अंदर, जो कि आपका शिक्षा के अंदर जो है, इसको सुदृढ़ करे। तो अब मेरा ये मानना है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे मुख्यमंत्री जो है, इन्होंने काफी ज्यादा कदम लिए हैं। और आगे देखिए कि जब समस्या विकराल रूप ले लेती है तो लीडरशिप उसी टाइम इमर्ज होकर आती है। अब आरडीजी बंद है। अब आरडीजी बंद होने से जो इसका
प्रभाव पड़ेगा वो सबको दिख रहा है, लेकिन इस प्रभाव से बचने के लिए जो हमको स्टेप्स लेने हैं वो आपको बजट में दिखाई दे जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो सैलरी है, हमारी जो भत्ते हैं, हमारी जो गाड़ियां हैं, सरकार की जो बाकी खर्चे हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेते हैं तो उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे एक सिग्नल और एक मैसेज बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, चाहे छोटा सा मैसेज बहुत बड़ा जाएगा। क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी का भी ये सीधा सीधा आरोप है कि मित्रों की सरकार है, मित्रों को पाल रही है, और अब ये सवाल जनता में भी जा चुका है। तो मोहनी, मेरा आपसे एक सवाल है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो मान लीजिए कि दोस्ती निभाई, क्या वो दोस्ती निभा रहे हैं कि जब पता है कि हमारे बिग बॉस इतने फाइनेंशियल ट्रबल में है, एक चेयरमैन आपका सामने नहीं आया, जो कैबिनेट रैंक होल्डर हैं वो भी सामने नहीं आया कि भैया हमारी कटौती करिए। ये विरोधाभास तो कांग्रेस के भीतर भी है, बीजेपी को तो क्या बोलना? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर अटैक करते हैं, आपको प्रॉब्लम का साइज देखना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो आई वॉश हो जाता है, ठीक है। इस समय विकराल रूप जो है वो विकराल रूप इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश का स्ट्रक्चर किस प्रकार का बना हुआ है कि 70% जो भी मैं कमा रहा हूं वो मेरी कमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। हमारा जो सबसे ज्यादा खर्चा है वो है हमारा सैलरी के ऊपर, वो है हमारा पेंशन के ऊपर, और जो हम लोन वापस करते हैं इसके ऊपर। अब ये तीन चीज ऐसी हैं तो किसी की नहीं होगी जितनी आप एक्सएमएलए या दूसरों की मंत्रियों की होती है। एक बारी का डिसीजन आ जाए कि एक ही पेंशन मिलेगी, 2 दफा की 3 दफा की नहीं मिलेगी, क्योंकि एक दफा की नहीं। तो हिमाचल प्रदेश में तो एक ही पेंशन मिलती है, मैं वही चीज बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में पंजाब वाला सिस्टम नहीं है। पंजाब में क्या था कि जितने टेन्योर होते थे उतनी आपको पेंशन मिलती थी, उन्होंने बंद कर दी। हमारे यहाँ तो है ही एक पेंशन, ठीक है, एक ही पेंशन है, और एक पेंशन में सिर्फ ये है कि आपके जितने ज्यादा साल हैं उस हर साल का 1,000 रुपया जुड़ता जाता है, वो एकदम टोकन नोशनल अमाउंट है। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जिन चीजों पे जो जनता भड़कती है उन चीजों को अगर आप शून्य भी कर दें तब भी टोटल बजट के ऊपर 5% का भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो समस्या इतनी विकराल है, समस्या ये है कि तकरीबन हमारे 2.5 लाख जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी है, जो हमारे 2.25-3 लाख हमारे जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन है, ये कमिटेड लायबिलिटी है। जो हमारा एक जितना भी 78,000 1 लाख करोड़ का जो हमारा जो ये है 13,000 करोड़ जो है वो हर साल का हमारा उसका पे आउट है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, इससे निपटना जो है वो ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब मैं आता हूं दूसरे मुद्दे पे, यूजीसी वाले मुद्दे पे। तमाम लोगों के मुंह सिले हुए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ अब सोशल क्राइसिस भी क्रिएट हो। बिल्कुल एक स्टैंड तो लेना चाहिए ना। बीजेपी शरेआम चुप बैठी इस मसले पे, आरडीजीपी के मसले पे चुप। आप लोग अगर आरडीजीपी मसले पे बोल रहे हैं तो यूजीसी पर आप भी चुप हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए, कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जिन पे मतलब जो कमेंट है वो कमेंट बेसिकली पार्टी लाइंस के हिसाब से होता है, ठीक है। अब मेरा अगर पर्सनल व्यू, वोट आप लोगों को पब्लिक के चाहिए, जब दूसरी बात आ जाए तो पार्टी लाइन पे नहीं। अब देखिए ना, अब यूजीसी के मुद्दे पे तो पब्लिक में हर वर्ग का व्यक्ति है ना, मतलब देखिए ऐसा है कि अगर क्राइसिस मैंने इसलिए कहा कि जो एक प्यार होता है आम आदमी में, सब में, उसमें आप पॉलिटिशियंस ही बीच में जाके ऐसी हरकत हो जाती है कि उससे वो फिर विरोधाभास। नहीं, देखिए, इसमें देखिए जो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही होता है कि इसमें जो सवाल है वो पूछना किससे चाहिए। सवाल पूछना चाहिए जो इस बिल को लेके आया कि उस बिल के पीछे मंशा क्या है, ठीक है। वो और सवाल को इसलिए नहीं पूछेगा बिकॉज सबको पता है कि एक विभाजनकारी सोच जो होती है वो सबसे पहले धर्म के ऊपर लड़ाती है, उसके बाद वो जाति के ऊपर लड़ाती है, उसके बाद वो प्रांत के ऊपर लड़ाएगी, फिर वो भाषा के ऊपर लड़ाएगी, फिर वो क्षेत्र के ऊपर लड़ाएगी, फिर वो 2 भाइयों को आपस में जमीन के ऊपर लड़ाएगी। तो ये तो एक मतलब एक किस्म से वो होता है जो कि इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है भारतीय जनता पार्टी का, अगर जितना हम इसके ऊपर बोलेंगे वो ऑब्जेक्टिव इनका पूरा होता नजर आता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो हमारे रूल्स हैं, चाहे यूजीसी का कानून हो, चाहे आरडीजी का हो या जो भी हो, ठीक है, कानून जो भी है, कानून सर्व समाज के हित के लिए होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। ये मेरा ये मानना है। और इसीलिए जो अगर आप ये देखें कि जो स्टेटमेंट्स हैं, मतलब स्टेटमेंट में क्या है कि मैं अगर फतेहपुर को रिप्रेजेंट करता हूं, फतेहपुर के अंदर मेरे पास हर जाति के लोग हैं, मेरे पास हर क्षेत्र से लोग हैं, मेरे पास हर मजहब से लोग हैं, मैं उनको इक्वली रिप्रेजेंट करता हूं। तो मैं इसकी साइड, उसकी साइड या किसी की साइड नहीं ले सकता, लेकिन आम एक सच्चाई तो हम जो है उसका तो बयान कर सकते हैं ना। यूजीसी वाले मसले पे सच्चाई नहीं, यूजीसी वाले मसले पे देखिए ऐसा है ना, सच्चाई ये है कि इसके पीछे मंशा यही थी कि आप 2 कम्युनिटीज या 3 कम्युनिटीज आपस में लड़े, और
लड़के एक जो उससे विरोधाभास पैदा हो, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी बेनिफिट ले ले। सुधार की जरूरत है यूजीसी। नहीं देखिए, अब जो मसला है वो ऑलरेडी आपका सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक सख्त उसके ऊपर व्यू लिया है, और सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि दो समुदायों को, दो जातियों को, दो क्षेत्रों को, या मतलब लड़ाने वाला कानून जो है वो संवैधानिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूं कि कोर मंशा इसके पीछे जो थी, हम जितना इसके ऊपर बात करेंगे वो मंशा जो है उनकी वो सक्सेसफुल होती चली जाएगी। खैर, अब जिस तरह से 3 दिन का सत्र है ये, इसके बाद दूसरा पार्ट शुरू होगा। व्यवस्था परिवर्तन तो अब सत्रों में भी नजर आने शुरू हो गया। बिल्कुल। इस जो मौजूदा 3 दिन का सत्र है, इसमें तीया पांचा होता हुआ नजर आ रहा है दूसरे दिन। तो हाँ जी, देखिए दूसरे दिन अभी ऐसा है कि हमारे लिए मिशन क्रिटिकल आरडीजी है, और आरडीजी में हम ये बोल रहे हैं कि पार्टी लाइन को आप छोड़िए, क्योंकि ये हिमाचल के हित का, हमारे बच्चों के हित का, हमारे भविष्य का मुद्दा है। एक बार आरडीजी बंद हो गई, इसके बाद ये दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आप सरकारें आती जाती रहेंगी, मुख्यमंत्री आते जाते रहेंगे। एक सत्ती जी ने एक बार जो है विधानसभा के अंदर बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था कि आपके जो खिंद है उसमें अगर जूं पड़ जाए, ठीक है, हाँ, तो आप क्या है कि आप कोई मंजा थोड़ी जला दोगे। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो कि आपको ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार पसंद नहीं है, तो क्या आप हमको हटाने के लिए पूरे हिमाचल को जला दोगे? ये एक हिमाचल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को आप देखिए ना, देखिए 14 फरवरी पिछले साल क्या हुआ कि आतंकवादी आए पुलवामा के अंदर, आतंकवादियों ने लोगों को मारा। मतलब पिछले साल नहीं, बहुत साल हो गए। नहीं, ये जो पुलवामा नहीं, अभी जो ये वैलेंटाइंस में जो हुआ था, वैलेंटाइन वाला जो हुआ था पहलगाम के अंदर, पुलवामा नहीं, पहलगाम के अंदर पुलवामा का केस हुआ। आपके जो है हमारे ताज के ऊपर जो है आतंकी हमला हुआ, अक्षरधाम के ऊपर आतंकी हमला हुआ। देखिए, आतंकी हमलों के पीछे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों को डराना, किसी तरीके से लोगों के दिमाग में दहशत या भय पैदा करना। लेकिन हिंदुस्तान के लोग, हम इतने जीवट है और इतने हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं कि ऐसी जो भी घटना होती है उससे और स्ट्रांग होके हम बाहर आते हैं। मेरे हिसाब से आरडीजी को बंद करना एक आर्थिक आतंकवाद का एक रूप है। ये बेसिकली एक आर्थिक आतंकवाद है कि आरडीजी बंद करो, ये चीखेंगे चिल्लाएंगे, ठीक है, इनकी गला जितना मरोड़ सकते हैं मरोड़ो, और उसके बाद गिड़गिड़ाते हुए आएंगे, तो फिर देखते हैं इनका क्या करना है। ठीक है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो है और हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता का हित भवानी सिंह पठानिया, सुखविंदर सिंह सुक्खू, बाकी जितने भी हमारे मंत्रिमंडल के लोग हैं, हम सबसे ऊपर है। और अगर केंद्र सरकार जो है अगर जितना हमको दबाने की कोशिश करेगी, हमें पता है कटौतियां हमको करनी पड़ेंगी, लेकिन हमें यह भी पता है कि हम हिमाचल के हित को कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देंगे। जो सर्विसेज लोगों को मिल रही हैं, जो फैसिलिटीज लोगों को मिल रही हैं, उनको पूरा करने का जो है हर भरसक जो है प्रयास किया जाएगा। क्योंकि इस प्रकार की हर हरकत, जैसे जब ऑपरेशन लोटस इन्होंने किया, हम और स्ट्रांग होकर इमर्ज होकर बाहर आए। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें जो है ये धीरे धीरे करके कर रहे हैं फाइनेंशियल चोकिंग के लिए। लेकिन ऐसा है कि अगर मारने वाले से जो है बचाने वाला बड़ा होता है। आप जितना हमको मारोगे हम उतना स्ट्रांग इमर्ज होके आएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आरडीजी के मुद्दे पे चुप्पी साधना और ये बोलना कि आपने धन्यवाद नहीं किया इसलिए आरडीजी बंद की, आपने ये नहीं किया इसलिए आरडीजी बंद की, आपकी हरकतें ऐसी थी इसलिए आरडीजी बंद की, तो मेरा ये सिर्फ एक चीज मानना है कि 70,000 करोड़ रुपया आरडीजी और आपका जो ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट और इसके साथ आपका जो जीएसटी कॉम्पनसेशन, ये 5 साल में जयराम ठाकुर जी को मिला। ये अमाउंट का सिर्फ 17,000 रुपया जो है, 17,000 करोड़ जो है, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मिला। 2 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर अगर मैं सड़क में लगा लूं तो 70,000 करोड़ में 35,000 किलोमीटर सड़क जो है जयराम ठाकुर जी बना सकते थे। ठीक है जी। अगर 25 करोड़ रुपया मैं देख लूं कि एक जो है इसके ऊपर लगता है, एक सिविल हॉस्पिटल बनाने के लिए लगता है, 2,800 सिविल हॉस्पिटल आप बना सकते थे, जो कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40-40 सिविल हॉस्पिटल आप लगा सकते थे। अगर एक में ईसीजी मशीन, जो आपकी जो सीटी स्कैन की मशीन, अगर मैं 2 करोड़ की लगा लूं तो 35,000 सीटी स्कैन की मशीनें आप खरीद सकते थे। हमारे पास 20,000 गांव है, हर गांव में 2-2 सीटी स्कैन की मशीनें लगा सकते थे। आपने ये सब तो किया नहीं, वो उस पैसे का आपने किया क्या? और फिजूल खर्ची का आप जो ठेकरा हमारे ऊपर ठोक रहे हैं, जहां पर पैसा ही सिर्फ 17,000 करोड़ मिला 3 साल में। तो ये मतलब कभी कोई तर्क संगत कोई ऐसी बात करते ही नहीं है जिससे लगे कि इंटेलेक्चुअल इनके साथ डिबेट कर सकें। तो फिर होता क्या है कि इस तरीके के आंकड़े आते हैं तो फिर हमको भी उसी तरीके के एग्जांपल देने पड़ते हैं। मैंने पहले कहा था कि जब बंदा इंटेलेक्चुअल हो तो बात करने का मजा आ जाता है, और यहाँ पर भवानी ने बहुत सारे इन्होंने जो कहते हैं ना कि भेद
निकाल दिया कि अगर इस तरह से करते तो सिटी स्कैन की मशीनें, बकाया चीज़ें, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, रोड्स, ये तमाम चीज़ें हो जाती। ये सवाल सीधा सीधा बीजेपी के खाते में रहता है। तो बीजेपी भी इस मुद्दे पर अपनी राय बताए कि 54,000 करोड़ रुपया या 70,000 करोड़ रुपया जिस तरह का जिक्र हो रहा है, वो पैसा कहाँ गया। हम लोग आपकी जो बीजेपी और कांग्रेस की अगर वो कहे ना कि जो वाणी है उसको सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें तो ये है कि आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा सामने आए। अब मेरा एक सवाल आ रहेगा, अगर आप इतने ही काबिल थे कांग्रेस के तो आज इकट्ठे थे हम वहाँ विधानसभा में, तो सुधीर शर्मा और आशीष शर्मा ये दोनों इकट्ठे निकले थे, तो कुछ तो ना कुछ कमियां बीजेपी ने अपनी पूरी की या आप में कुछ कमियां थी जो बीजेपी इसका फायदा उठा गई? नहीं, देखिए बीजेपी जो है, जैसे मैंने आपको बोला, विभाजनकारी राजनीति करने में एकदम मतलब इन्होंने पीएचडी कर रखी है उसमें। जो जातिगत समीकरण जो है हिमाचल प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि कुछ जो है कास्ट ऐसी हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्होंने हमको ही वोट डालना है। मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया था पिछली बार कांगड़ा का, तो कांगड़ा जिले के अंदर 15 सीट हैं और मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई कि कांगड़ा के अंदर जहां पर शांता कुमार जी और इनके इतने ब्राह्मण नेता जो है वो हुए हैं, इन्होंने 15 में से एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी। ठीक है, तो मैंने थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और जो हम अनऑफिशियली जो इनके आरएसएस के लोग हैं और बाकी जो उनके मतलब संगठन के लोग हैं, तो इनका जो एक मेरे को भाव समझ आया ना, वो ये था कि देखिए मतलब ब्राह्मण तो हमारे हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्होंने तो वोट बीजेपी को ही डालना है, तो हम बाकी कास्ट को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो इन्होंने कोई, मुझे लगता है ओबीसी में तकरीबन 5 टिकट्स थी, 5 राजपूत टिकट्स थी, फिर बाकी एसटी और ये सब मिला के मतलब 3 तो हमारी खैर रिजर्व हैं, 2 एसटी की टिकट्स थी आपकी सीट्स में। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि यही इनकी जन जो है जातिगत जो है वो उल्टी पड़ी, क्योंकि 11 सीटें जो है वो कांग्रेस जो ये आई, 10 सीटें कांग्रेस के खाते में, एक इंडिपेंडेंट थी और उनको सिर्फ 4 सीट मिली। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे लगा कि अब जैसे आप जो मेरे को सवाल पूछ रहे हैं, तो जो इनका अभाव था कि इनके पास ब्राह्मण लीडरशिप पूरी खत्म हो चुकी थी, इन्होंने क्या किया कि ऑपरेशन लोटस के थ्रू 3 या 4 जो है वो उन्होंने ले लिए। अभी आप देखें तो विधानसभा के अंदर सुधीर जी हैं, आपके लखनपाल जी हैं, आपके आशीष शर्मा जी हैं, ये तीनों जो है वो मतलब वो है, तो जो अपनी इनकी जो ब्राह्मण देवता जो कमी थी वो उन्होंने इस तरीके से पूरी कर ली है। चलो ये लास्ट में एक सवाल और, आज मैं सदन में देख रहा था कि एक लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से सुधीर शर्मा जी ने सवाल किया और दोनों भाइयों की ना जो स्माइल था आसपास में वो बड़ा जबरदस्त था। तो शायद विक्रमादित्य सिंह को भी वो दौर याद आ गया होगा कि जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के साथ सुधीर शर्मा हुआ करते थे, तो मसला ज्यादा खींचा नहीं जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ खींचता है। तो वो तार तो अभी कहीं ना कहीं जुड़े होंगे ना विक्रमादित्य सिंह के और सुधीर शर्मा के, कि पुराना प्यार है। नहीं, देखिए राजनीति एक तरफ होती है और जो आपका पर्सनल इक्वेशन है वो दूसरी तरफ होती है। कई बार क्या होता है कि रिश्ते कुछ ज्यादा तल्ख हो जाते हैं किन्हीं मुद्दों पे, और वो मुद्दे वो होते हैं जो कि हो सकता है कि राज्य के मुद्दे हों, आपके अपने मतलब व्यक्तिगत मुद्दे हों। लेकिन इन मामलों में अगर आप देखिए कि ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल था और सिंपल सा उसका जवाब था, इस करके मुझे नहीं लगता कि सुधीर जी ने उसको ज्यादा खींचा, क्योंकि उसमें खींचने लायक कुछ था नहीं। मतलब कोई इतना वो मुद्दा नहीं था मतलब जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई गई। सवाल लगा क्यों? क्योंकि विधानसभा में वही सवाल लगते हैं जिसके पीछे कोई मकसद होता है, या तो अपनी सरकार की तारीफ करो या विपक्ष की बखियां उधेड़ो। नहीं सवाल नहीं, मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि सवाल वही रखता है जिसमें ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो जाए। नहीं, ये यहाँ पे हमने ये कमी निकाली। ये वाले जो सवाल थे ये बेसिकली पोस्टपोन क्वेश्चन थे, 2 बचे हैं अभी। हाँ, 2 बचे हैं अभी उसमें। तो ये पोस्टपोन क्वेश्चंस में से सुधीर जी का पिछली बार का क्वेश्चन जो है वो ये लगा। और जहाँ तक मैंने देखा है कि जब से ये स्पीकर हमारे कुलदीप सिंह पठानिया जी आए हैं, इधर मतलब कोई उस तरीके से पिक एंड चूज मैंने शायद नहीं देखा, या हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप पुश कर देते हैं, लेकिन बाकी आप देखिए कि चाहे बोलने का मौका हो, वो आप देखिए हर सत्र में, चाहे उनके लोग 28 हैं हमारे 40 हैं, जो बोलने का मौका है जो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है, प्रश्न भी जो है उनके लगते हैं, तो पूरी कोशिश रहती है कि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के हिसाब से जो है सदन को चलाया जाए। तो मैं मतलब ये जो सुधीर जी और विक्रमादित्य जी वाला, ठीक है, मतलब बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो और
क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं था कि कोई तलखी इसमें है। बस नहीं पहचानते हैं तो हम लोग, इन सियासतदानों की नब्ज हमसे नहीं पकड़ी जाती है, हमारी नब्ज दबाते हैं, हमारी चीखें भी निकलवाते हैं, अपना रास्ता भी निकालते हैं, लेकिन हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय कभी बीजेपी को वोट डालिए, कभी कांग्रेस को वोट डालिए। लेकिन आज का मुद्दा है आरडीजी, और जब आरडीजी पर ये तमाम चीजें हो रही हैं तो आपकी क्या राय है कि बीजेपी का अगर ये रवैया है कि वो सदन के भीतर कुछ नहीं बोल रहे, और उससे कोई ये 68 लोग जो होते हैं, ये लगभग जो 78-80 लाख की आबादी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोचिए कि बीजेपी का क्या रवैया सही है, 78 लोगों का जो भार है, जो उनके सपनों का है, वो ज्यादा जरूरी है, या बीजेपी की लाइन जरूरी है, या फिर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को झटका लगाया वो झटका लगना जरूरी था, क्योंकि उस झटके का शिकार हम और आप लोग भी हुए हैं। लगता है कि अब बजट में बहुत सारी कटौतियां हो जानी है और शुरुआत घर से ही होनी। नहीं, उसमें देखिए ऑप्शन कोई है नहीं, क्योंकि अगर आप जो सिर्फ मैं बेयर मिनिमम रेवेन्यू डेफिसिट अगर मैं देखूं, जो वित्तीय जो घाटा होगा वो लगभग 6000 करोड़ का है। मतलब मैं इसमें डेवलपमेंट को शून्य करने के बाद मैं बोल रहा हूं, तो 6000 करोड़ का घाटा पूरा करने के लिए आपको 6000 करोड़ की या तो कटौती करनी पड़ेगी और क्या रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं अगर ये मान के चलूं तो फिर ठाकुर साहब ले दे के आम आदमी की जेब से निकलेगा। नहीं, देखिए वो आप लोग भी नहीं निकालेंगे, वाले 68 निकालेंगे ना, आप ऐसा है कि 68 की जमात तो आपकी सेफ रहेगी। नहीं, पॉइंट ये है कि जब आप एक इस प्रकार आपको धकेल दिया जाए कहीं पे कि जब आप मतलब बाध्य हो जाए, जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ छोटे से, कि HRTC जो है वो 1300 करोड़ का जो है वो अनुदान लेती है सरकार से। अब वो कहाँ से देगी सरकार, कहाँ से दे सकती है, ठीक है। और बिजली बोर्ड भी लगभग 2000 करोड़ का जो है वो अनुदान लेता है, तो लगभग 3200-3300 करोड़ तो यहीं पे छुपा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बंद कर दो, लेकिन कुछ कटौतियां इधर आएंगी, कुछ कटौतियां हमारी सैलरीज में आएंगी, भत्तों में आएंगी, गाड़ियों में आएंगी, जो लाजमी भी है, होना भी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि सबसे पहले शुरुआत आप लोगों की सत्ता पक्ष नहीं, हमने तो आम आदमी भी देखिए कल CLP में हमने ऑथराइज कर दिया है मुख्यमंत्री महोदय को। ऐसा नहीं है कि उनको ऑथराइजेशन की जरूरत है, लेकिन सबने खड़े होके ऑथराइज कर दिया है कि जो भी आपको करना पड़े, चाहे हमारे आपने जो है गाड़ियों के ऊपर कटौती लगानी है, अपने भत्तों के ऊपर कटौती लगानी है, सैलरी पे लगानी है, यू आर फ्री टू डू दैट। तो हम ये नहीं चाहते कि कल को जब ये कोई हरकत हो तो हम ये बोले कि हमको पूछा नहीं है कि वो नहीं है, हमने ऑथराइज कर दिया है। मतलब ये आप माने कि पुलिस वालों की जान भी छूटेगी, जो आप लोगों के साथ उनकी एस्कॉर्ट गाड़ियां जो घूमती रहती हैं। एस्कॉर्ट तो कहाँ घूमती है, मतलब देखिए ना, एस्कॉर्ट होगी 10 लोगों के साथ, बाकी 50 तो बिना एस्कॉर्ट नहीं भाई साहब, ये तो छोड़िए, जो कैबिनेट रैंक वाले लोग हैं ना, जिनके वो भी बोल देंगे लोकल थानों में कि हमें चाहिए। अब उससे इफेक्ट तो पड़ता है, जो सर्विस पुलिस को प्रोवाइड करनी चाहिए वो नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, मतलब वो तो अपनी सोच की बात है। मतलब ये सब चीजें देखिए, जो चीज परमानेंट नहीं है उसकी आदत डाल के कोई फायदा नहीं। एस्कॉर्ट्स जो है वो परमानेंट नहीं होती, मतलब आपकी सरकारी गाड़ियां परमानेंट नहीं होती, इनकी आदत डालने की जरूरत मतलब मेरे को लगता है MLAs को नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। और एक बड़ी बात अभी लास्ट में निकल के सामने आई कि इन्होंने कह दिया कि जितनी कटौती जायज है उससे बढ़कर भी कटौती कर ली जाए। तो अब बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ गया कि इन लोगों ने तो झोली खाली थी, वो ही आ जाएगा कि नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जो स्कोप है वो निकाल लिया है। और माना जा सकता है कि बजट सत्र के दौरान ही बीजेपी को सताने के लिए एक कांग्रेसी कुनबा जो है वो नई वजहें तैयार कर देगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में, क्योंकि वही बात आ गई कि जिनके खाते में ऐश है उनके खाते में ऐश ही है, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, क्लेश हम लोगों के खाते में होता है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।